डेवलप हो गई है, उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसके बाद उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसकी प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है, तब उसके अंदर सोचने की और इतना बड़ा फैसला लेने की सलाहियत आती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए कि शादी के बाद का जो मरहला है वो प्रेगनेंसी का भी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद प्रेगनेंसी। अगर आप देखें 9-10 साल की बच्ची अभी तक उसका फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं हुआ होता है, और कई सारी बच्चियां बस इस वजह से मर जाती है क्योंकि उनको अर्ली प्रेगनेंसी हुई थी। उनका जो पेल्विक एरिया है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो सेफली एक चाइल्ड बर्थ कर सके। साहिल को ये बात समझ नहीं आ रही थी, या वो ना समझ बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि 9-10 साल की बच्ची फिजिकली कैसे रेडी हो सकती है, कैसे रेडी हो सकती है, फिजिकली रेडी नहीं हो सकती। तो मिस्टर जैद पटेल ने तो शुरू से ही ये चीज़ कही थी कि हाँ, इस्लाम के अंदर शादी के लिए प्यूबर्टी होनी चाहिए प्लस फिजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने ये बात विद प्रूफ कही। साहिल ने कन्वीनियंटली उसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, जबकि जैद पटेल ने ये बात कि लड़की फिजिकली शादी के लिए कैपेबल होनी चाहिए, ये बात साहिल से पहले उन्होंने कही थी। तो एज ऑफ मैरिज के ताल्लुक से हम ये देखते हैं कि एक फॉर्मूला हमें मिलता है। सबसे पहली चीज कि बुलूगत तक पहुंचनी चाहिए लड़की, यानी कि बालिग होनी चाहिए, प्यूबर्टी तक पहुंच जाना चाहिए, उसे मेंसेस आ जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है। इसके कई दलाइल है, वो दलाइल में से मैं एक दलील आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कुरान की सूरह निसा सूरह 4 वर्स 6, अल्लाह ताला ने फरमाया वब्तलुल यतामा हत्ता इदा बलगुन निकाह, यतीम को आजमाओ यहां तक का कि वो निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाए। बलगु बुलूगत भी इसी से आता है, यानी कि निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाए। पता ही चला कि एक उम्र है जो निकाह की उम्र है। वो उम्र क्या है? वो उम्र है जब वो हैज आ जाए उसे, जब वो मेंसेस तक पहुंच जाए। तो वो यतीम के ताल्लुक से है कि जब वो यतीम उम्र बुलूगत तक पहुंच जाए तब उसे टेस्ट लो, और वो उम्र को निकाह कहा गया है, यानी कि निकाह की उम्र कहा गया है। सेकेंड चीज, सिर्फ वो काफी नहीं कि बुलूगत तक पहुंच जाए। शरीयत का कायदा, इस्लामिक शरिया का रूल है ला दरारा वला दिरार, कोई नुकसान ना पहुंचाओ ना नुकसान लो। सुनन इब्न माजा की हदीस है, और आप सही मुस्लिम की कमेंट्री में इमाम नववी के वर्ड्स पढ़ सकते हैं, हवाला दिया हुआ है। वो कहते हैं कि कई उन्होंने उलमा का नाम लेकर कहा कि हद ज़ालिका अन ततीक़ अल जिमा, कि इसके अंदर लिमिट ये है कि जिमा जो है, इंटरकॉर्स यानी कि सेक्सुअल ताल्लुकात की, उसके अंदर इस्तिताअत होनी चाहिए, मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उससे उसको तकलीफ हो, उसको नुकसान हो, प्रेगनेंसी से नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कहते हैं यख्तलिफु ज़ालिका बिख्तिलाफिहिन्ना, ये हम देखते हैं लड़कियों में एक नहीं होती है, इसी वजह से उम्र कैद नहीं कर सकते। और आप देखोगे कि ये फिजिकल कैपेसिटी जब तक पूरी ना हो जाए, इसी वजह से उम्र कैद नहीं कर सकते बुलूगत के साथ फिजिकल कैपेसिटी। और फर्दर आप देखोगे सिर्फ फिजिकल नहीं, जहनी तौर पर भी उसको केपेबल होना चाहिए। और ये चीज समाज और माशरे पे डिफर होती है, क्योंकि उससे उसे नुकसान होगा। अगर वो मेंटली रेडी नहीं है तो ला दरार वला दिरार के तहत उसको नुकसान होगा। जब ये तीन चीजें मैच होगी तो तब वो सूटेबल फॉर मैरिज होगी। मेरा चौथा सवाल है, ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो उस लड़की को आप चाइल्ड कहेंगे या अडल्ट कहेंगे? मेरा साहिल से ये सवाल है, चौथा सवाल। अब हम देखते हैं आयशा रदियल्लाहु अन्हा ये सारे स्टेजेस पूरा करके 9 इयर्स की उम्र में वो पहुंच चुकी थी, सारी स्टेजेस पूरा करके। अब कोई और लड़की हो सकता है 9 इयर्स, हो सकता है 12 इयर्स, हो सकता है 15, हो सकता है 18, हो सकता है 21 में भी वो केपेबल ना हो सकता है। और इसके बाद भी शादी नहीं हो जाती। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ला तनकिहुहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में कहा कि अपनी बच्चियों की शादियां ना कराओ सिवाय उनकी इजाजत से। तो मैं आपको बस बताता चलूं कि डिबेट के दौरान इतना टाइम नहीं होता कि सारे रेफरेंसेस आपको पढ़कर सुनाए जाएं। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। डिबेट के दौरान सारे रेफरेंसेस स्क्रीन पर लिखे हुए थे। जैद साहब बस जल्दी जल्दी उनको पढ़ रहे थे, लेकिन आप पॉज करके अच्छी तरह रेफरेंस देख भी सकते हैं, उनको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ साइड में रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। तो मतलब उनकी इजाजत होना जरूरी है, वो भी आफ्टर मैच्योरिटी। आप देखेंगे कि इस ताल्लुक से मैं आपको ये खास कॉल बताना चाहता हूं इब्न हजर का। सही बुखारी की कमेंट्री में उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि इजाजत का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो प्यूबर्टी नहीं पहुंची। अगर बालिग नहीं हुई तो इजाजत का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी इजाजत होनी चाहिए। और आप अगर आयशा रदियल्लाहु अन्हा के केस में देखेंगे तो आप देखोगे वाज़े क्लियर हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि उनके घर में प्रेपरेशन जो हो रही थी, रुखसती के ताल्लुक से प्रेपरेशन हो रही थी। उनकी वालिदा खास ऐसा डाइट खाना उन्हें दे रही थी ताकि वो थोड़ी हेल्दी और मोटी हो जाएं। और वो कहते हैं यहां तक कि एक वक्त आ गया कि फसमिनतु अलैहि का अहसन समनी, कि वो अच्छी तरह से फिर वो मोटी हो चुकी थी, यानी फिजिकल ग्रोथ उनकी हो चुकी थी, जैसे कि वो खुद अपने अल्फाजों में कह रही।
और आप देखोगे कि औरतों ने उन्हें जब जमा हुई तो मुबारकबादी दी और क्या कहा कि मुबारकबाद हो, अला खैरी बरकतिन, बरकत हो, वाला खैरी तौरिन, बेहतरीन नसीब हो तुम्हारा। तो यानी वो लोगों ने मुबारकबादी दी। इससे क्या पता चलता है कि वो पहले तो जमा हुई थी, मुबारकबादी दी, उनको रेडी किया। इससे क्या पता चलता है, वाज़ेह तौर पे उनको पता था। आगे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हम 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, कोई आज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 100 साल पहले औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स मिले हैं, तकरीबन 100 साल दूसरे मजहबों में। 200 साल पहले जाके तो सती बैन हुआ, ये 1400 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद भी वली जो उसका गार्डियन होता है, उसकी परमिशन, जो सबसे ज्यादा केयर करता है उसके लिए, जो सबसे ज्यादा फिक्रमंद है, उसके ताल्लुक से उसकी परमिशन होना, तब जाके शादी अलाउड होती है। मेरा सवाल यह है कि इस्लाम के इस कंसेप्ट पर आपका क्या एतराज है। आइए एज ऑफ मेंसेस के ताल्लुक से हम देखें। ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट है। आप इस रिसर्च में देख सकते हैं कि 30% अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल्स के ताल्लुक से आता है कि 7 साल में ही वो मेच्योरिटी पहुंच चुकी थी, 7 साल, और 50% 8 साल। और कॉकेशियन गर्ल्स के ताल्लुक से आप देख सकते हैं 15% 8 साल, 40% 9 साल, यानी कि एक बहुत सिग्निफिकेंट बड़ा नंबर। एक और रिपोर्ट ये देख सकते हैं, मेजॉरिटी गर्ल्स 10 साल की उम्र तक वो हैज के तक पहुंच जाती है, मेंसेस पहुंच जाती है, मेच्योरिटी पहुंच जाती है, और दूसरे फिजिकल उसके डेवलपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आप इस चार्ट में 7, 8, 9, 10, 11 में देख सकते हैं। और ये तो वहां की बात है अमेरिका की। अगर इंडिया की मिसाल देखें तो रिपोर्ट्स है, ये 8-9 साल की रिपोर्ट है, 7 साल की प्यूबर्टी की रिपोर्ट है। और अगर आप देखें प्यूबर्टी के ताल्लुक से, यानी कि मेंसेस के ताल्लुक से, कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जेनेटिक फैक्टर्स, रेस, एनवायरनमेंट, ये 20 फैक्टर्स आपके सामने स्क्रीन पर है मौजूद। इमाम शाफी जो अर्ली जमाने के स्कॉलर है 150 हिजरी के, वो तो कहते हैं कि यमन की औरतों को देखा गया 9 और 10 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। मतलब वो जमाने के ताल्लुक से आप ये डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्लियर प्रूफ प्रेजेंट किया जाए कि अर्ली प्यूबर्टी, जैसे बाज लोग इनकार करते हैं, अर्ली प्यूबर्टी गर्ल्स में होती ही नहीं है, तो वो क्लियर प्रूफ प्रेजेंट की। मैंने तो अपने कुछ प्रूफ प्रेजेंट किए हैं, और भी प्रूफ्स हैं, बस कुछ प्रूफ आपके सामने भी दे दिया हूं। और अगर कोई ये कहता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा को हैज नहीं आया था, तो उन्हें वाज़ेह प्रूफ लाना होगा, क्लियर हदीस लाना होगा, जिसमें क्लियरली दिया हो कि रुखसती वक्त पर उन्हें हैज नहीं आया होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिखाया, प्रॉफेट मोहम्मद ने सिखाया कि लड़की की कंसेंट लो, हैज के बाद उससे शादी हो, तो ये सब जब उन्होंने सिखाया, जाहिर सी बात है उन्होंने खुद सबसे पहले उस पर अमल किया। और कोई कहता है नहीं अमल किया, तो उसको प्रूफ लाना होगा कि कहां ये दिया हुआ है कि नहीं किया। अब हिस्ट्री में हम देखते हैं तो आप देखोगे कि अमेरिका की मिसाल, हम 1400 साल पहले नहीं जा रहे हिस्ट्री में, हम सिर्फ 140 साल पहले जा रहे हैं, 140 ईयर्स। और 140 ईयर्स में आप देख सकते हैं 1880 की बात है, अमेरिका के अक्सर स्टेट्स में 10 साल थी एज ऑफ कंसेंट, 12 साल थी एज ऑफ कंसेंट। और आप रशिया में देखोगे 10 साल थी, स्कॉटलैंड में, स्पेन में 12 साल, यानी कई कंट्रीज इसकी मौजूद थी। इंडिया की बात देखिए, 18 साल जो अभी है, उससे पहले 16 साल थी, उससे पहले 14 साल थी, उससे पहले 12, उससे पहले 10। ये सब लोग करते थे। और ये क्यों होता था, क्यों अर्ली टाइम्स में शादी होती थी? आप देख रहे हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज जो 70 ईयर्स के तकरीबन है इंडिया में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। अगर आप सिर्फ 1960 तक जाओ तो आप देखोगे 42 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। और सऊदी में देखो, वहां पे भी 42 ईयर्स। और 1770 में जा रहे, थोड़ा ही पीछे गए तो आप देखते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन एवरेज लाइफ जो एक इंसान जीता है वो 28 से लेके 35 ईयर्स के दरमियान। और रोमन स्केलेटन्स मिले हैं, 2000 से ज्यादा स्केलेटन्स देखने के बाद ये पता चला कि एवरेज रोमन वर्कर की उम्र 30 साल हुआ करती थी। और एक और बात फैक्टर आप इसमें देखिए कि आज हमारे जमाने में यूनिसेफ की रिपोर्ट है, 1000 में से 46 बच्चे प्यूबर्टी से पहले मर जाते हैं। लेकिन यही चीज, सेम चीज हिस्टोरिकली देखोगे, कई कल्चर्स की रिपोर्ट आपके सामने है, 100 में से 46। अब आप सोचो कि अगर आप उस जमाने में जीते हो, आपको पता है एवरेज एज तकरीबन 35 इयर्स है। सॉरी जैद भाई, आपका टाइम पूरा हो चुका है। तो ये बात मैं कहकर फिनिश करता हूं कि ये चीज हिस्टोरिकली होती आई थी और ये चीज के ताल्लुक से हमें मिल रहा है। और आपसे सवाल है कि ये चीज क्यों गलत है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए थी 1400 साल? टाइम हो गया है ना, फैसला कर सकता है। शुक्रिया। बताया कि चाइल्ड मैरिज के वो भी खिलाफ है। मुझे जैद भाई सिर्फ इतना बता दे कि भाई 6 साल की बच्ची ये चाइल्ड मैरिज नहीं होती है क्या? रसूलुल्लाह ने चाइल्ड मैरिज नहीं की थी? अब सवाल ये उठता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने भी एतराज नहीं उठाया जिंदगी में कभी भी। 2210 हदीसें बयान की, कभी नहीं कहा कि मेरी तो कंसेंट के बगैर मेरी शादी कर दी गई। उनको उठाना चाहिए था। उनकी वालिदा जो उनको रेडी करके भेज रही है, उनकी वालिदा को एतराज नहीं था, उनके फादर को एतराज नहीं था, उनके सोसाइटी को एतराज नहीं था, उनके दुश्मनों को भी एतराज नहीं था। तो आपको क्यों एतराज है? आपके पास क्या बेसिस है? अगला सवाल उन्होंने ये पूछा है कि माइनर थी वो,
तो माइनर की शादी कैसे अलाउड हो सकती है? गुड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं यस, उनका निकाह जो हुआ था 6 साल, एक हदीस में आता है 7 साल की उम्र में हुआ था, और रुखसती हुई 9 साल की उम्र में हुई। ये एक और फॉर्मूला आप जहन में रखिए, क्योंकि निकाह प्लस रुखसती तब जाके मैरिज प्रॉपर्ली कंप्लीट होती है इस्लामिक शरिया में। और अगर आपको चाहिए तो इसके कई प्रूफ्स हैं। वो शादी जिसकी रुखसती नहीं होती, वो इट इज लाइक एन एंगेजमेंट, एक मंगनी की तरह है। जैसे मिसाल के तौर पर, इसके प्रूफ्स में 5 प्रूफ दे रहा हूं, लेकिन बहुत प्रूफ्स है। एक प्रूफ ये है कि अगर डिवोर्स हो जाए तो इद्दत, वेटिंग पीरियड नहीं होता है। अगर मान लो कि डिवोर्स हो गया, और आपको मैं बताऊं ये डिवोर्स हम इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, तलाक नहीं होता है, वो निकाह ही कैंसिल हो जाता है। मतलब वो आपने कहा ना तलाक है, बेचारी की जिंदगी खराब हो जाती है, नहीं, वो सोसाइटी के हिसाब से समझिए, आप यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से उसको जज कर रहे हो। आप यहाँ के आपके आज के नॉर्म, जैसे आपने कहा ना आज, तो वो आज आपके लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन आज स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। वो वर्जिन में काउंट होगी, वो सय्यबा, जो इस्लाम में 2 अलग रूलिंग्स हैं, मीट्रिन, सय्यबा हो, वर्जिन हो, और उसको महर उसका ड्यू नहीं होता, उसके ऊपर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज एज अ वाइफ नहीं होता। अगर ट्रिपल तलाक का केस था तो परमिसिबल नहीं होती प्रीवियस हस्बैंड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो इट्स लाइक एन एंगेजमेंट। अब जब वो बालिग हो जाएगी तो तब जाके वो कंसेंट देगी। अब कंसेंट अगर हम देखें, अगर यस है कंसेंट तो फिर रुखसती होगी, और नो है तो रुखसती नहीं होगी। हाँ, तो क्लियर बात है। और इसमें कंसेंट के ताल्लुक से आप देखोगे बहुत सारे हदीसें हैं, वला तुनकाहुल बिक्र हत्ता तुस्ताज़नु, कि जो बिक्र होती है, जो वर्जिन होती है, उससे शादी नहीं की जाती यहाँ तक कि वो इजाजत ना दे दे। ऐसी कई हदीसें हैं, मैं आपको सभी बता नहीं सकता। यहाँ तक कि एक लड़की ने, जब एक औरत ने जाके कंप्लेन किया था, खनसा बिन्त खिजाम अल अंसारिया, कि मेरी तो बगैर इजाजत की शादी कर दी गई, तो फरद्दा निकाहहू, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को ही कैंसिल कर दिया। वर्ड्स नोट करिए। और इस बारे में ये जैसे मैं बता चुका हूं कि आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी है। तो सवाल क्या है, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? ये सवाल का जवाब भी नहीं आया है। अच्छा, एक और चीज, ये जो करते हैं ना 6 years एंड 54 years या 52 कहा साहिल ने, तो आप देखोगे ये चीज के अंदर आप 10 years 9 years के अडल्ट और 54 years के अडल्ट, 53-54 years के अडल्ट की बात हो रही है। दोनों की अडल्ट की मैरिज की बात हो रही है। ये बात के ऊपर हम और डिटेल्स देखेंगे आगे। तो क्या साहिल ने इस जवाब का जवाब दिया? नहीं। हाँ, ये देखिए सही बुखारी की हदीस 6130 है। इसमें खुद आयशा बताती है कि आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड माय गर्लफ्रेंड्स also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. अच्छा, इसमें फतहुल बारी में जो है इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी कहते हैं कि the playing with the dolls and similar images is forbidden, यानी जो डॉल्स है, गुड़िया है, या इस तरीके की जिसमें इमेजेस होती है, वो हराम है, फॉरबिडन है। लेकिन हजरत आयशा के लिए इसलिए अलाउड था क्योंकि she was a little girl, not yet reached the age of puberty. तो हजरत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंची नहीं थी। खुद फतुल बारी के हिसाब से भी अगर आप देखा जाए तो ये मिलेगा। दूसरी चीज, अब वो कहा जा रहा है कि वो डॉल्स के साथ खेलती थी। तो आपको पता है, ये हदीस देखिए, तबूक की जंग 9 हिजरी में हुई, खैबर की जंग 6 हिजरी में हुई, यानी कि वो टाइम पे उनकी उम्र 14 और 17 साल है। वो टाइम पे भी वो डॉल से खेलती थी। तो क्या 14 साल 17 साल तक भी प्यूबर्टी नहीं आई थी? आप ये बात कहने वाले हैं? और आप जो कह रहे थे, पता है कौन से टॉय से खेलते हैं, आपको पता है आप क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप ये कोरा का आर्टिकल थोड़ा पढ़ लीजिए, व्हाई डू अडल्ट वुमेन स्टिल लव डॉल्स। किसने कायदा बनाया कि बड़ी होने के बाद, बालिग होने के बाद वो डॉल से नहीं खेल सकते? कहा दिया है? ये एक आर्टिकल पढ़ लीजिए। औरतों ने कई सालों ने अपनी टेस्टिमनी दी है कि हाँ, उनको डॉल से खेलना क्यों पसंद है। और आपको मैं बता दूं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ डॉल से नहीं खेलती थी। अगर आप ये हदीस देखोगे बुखारी की, तो उहुद की जंग के अंदर वहां जाके वो उन्होंने पानी उठाना, साफ करना। 3 मिनट हो गए आपके। तो साहिल ने कहा कि हज़रत आयशा तो इमेच्योर बच्ची थी क्योंकि वो तो डॉल से खेलती थी, जिसके जवाब में ज़ैद पटेल साहब ने अनडिनाइबली ये प्रूव कर दिया है एक सही हदीस दिखा करके कि हज़रत आयशा तो बड़े होने के बाद भी डॉल से खेलती थी। 15 से 17 साल की एज तक वो डॉल से खेल रही थी। ये उन्होंने अनडिनाइबली एक हदीस दिखाकर प्रूव किया। तो डॉल से खेलने का मतलब ये नहीं है कि वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुँची थी। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी अडल्ट फीमेल की टेस्टिमनी भी हमको दिखाई जिन्होंने एडमिट किया कि हाँ उन लोगों को बड़े होने के बाद भी डॉल से खेलना पसंद है। डॉल से खेलना किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, उसको क्लियरली वहाँ पर डिबंक कर दिया गया और साहिल ने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। अगर वहां जो बच्चियां उनके साथ खेलने आती थी, अगर वो बालिग थी, तो पर्दे के लिहाज से तो वो रसूलुल्लाह के सामने आ भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह जो है खुद बुला रहे हैं उनको।
हजरत आयशा के साथ खेलने के लिए? टाइमिंग पे उसको ना फिट किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कहा जा रहा है उनकी दोस्त आते थे खेलने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं ये तो उल्टा दलील हुई आपके खिलाफ, ये तो दलील हुई आपके खिलाफ। क्यों? आपको पता है वो जाके छुपती थी, क्यों छुपती थी? क्योंकि हया की वजह से, जो उनके अंदर हया है। और क्यों? क्योंकि वो खुद पोस्ट प्यूबर्टी थी। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बालिग होने के बाद कैसे खेल सकती थी वो लड़कियां? तो हम देखते हैं कि कमांड ऑफ हिजाब 5th हिजरी में आया और ये पहले का वाकया है। इससे साबित नहीं होता कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नाबालिग थी। मेरा क्या साहिल ने इस जवाब का जवाब दिया? नहीं। थी। मेरा चैलेंज अभी तक स्टैंडिंग है कि एक हदीस बताओ, अब तक एक हदीस नहीं आई है। और बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि पूरा रिबटल राउंड आपका चला आने वाला है, अभी चला गया बल्कि, और आपने यही नहीं बताया कि सही एज क्या है। क्या आपको नहीं पता है सही एज क्या है? अच्छा आगे देखिए कि 2210 हदीस में कभी एक बार क्यों नहीं बोले कि मुझे फोर्स करके मेरी शादी कर दी गई। हाँ, तो ये देखिए वो हदीस आ गई जो मैंने बताया था। और एक और बात कि आगे जाकर सूरा 33 वर्स 28 पढ़िए, आगे जाकर भी सारी वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट को मौका दिया गया कि अगर तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। उस टाइम पे क्या कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने वालिद से इस चीज के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मशवरा क्यों करूं? कद इख्तरतुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह उसके रसूल को चुनती हूं, उनका चॉइस था। तो यानी यहां पे आगे जाके भी रिकन्फर्म हुआ। मतलब आपको अगर समझना है तो उसके इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा ये देखिए, झूला झूल रही थी, इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। ऑब्जेक्शंस में साहिल ने ये जो कहा है कि झूला भी झूलती थी, तो मैं आपसे ये कहता हूं झूला भी झूलती थी, ये कौन सी दलील हुई? आप कोई भी अम्यूजमेंट पार्क में जाओ, आपको देखो कितनी औरतें दिखती हैं। कोई भी गार्डन में चले जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। ये सवाल का जवाब मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं। तो क्या साहिल ने इस जवाब का जवाब दिया? नहीं। इसके अलावा आप उसी हदीस में देखेंगे कि जब उनकी जो बांदी थी बरेरा, उससे जब पूछा गया कि भाई आपका हजरत आयशा के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये कम उम्र की लड़की है, कम सिन लड़की है, और ये जब आटा गूंथती है तो ये भूल जाती है और कोई जो बकरी या फिर परिंदा जो है वो उसको खा लेता है। तो किसी भी एंगल से, कोई भी जगह से ये बात साबित नहीं होती है कि हजरत आयशा जो है वो फिजिकली या मेंटली मैच्योर हुई थी। आपने ये जो इंसिडेंट बताया कि जारियतुन हदीसतुस्सिन्नी, काश के आप अरबिक टेक्स्ट पे जाते थे, थोड़ा डिक्शनरी में देख लेते थे, आपको अपना सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता। ये जारियतुन का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखो तो देख सकते हो कि उसका मतलब क्या है। एक यंग गर्ल, यंग वुमन की बात हो रही है, और इसके अंदर जो मेड की बात हो रही है, इसके अंदर कहीं ये नहीं है, इसके अंदर कहीं ये मीनिंग नहीं है कि वो नाबालिग है, हैज नहीं आया, ये आपका इस्तेदलाल है। और अगर आपको दूसरे हदीस के यूज देखना है तो ये हदीस देखिए कि जारियतुन शाबतुन, जवान, हाँ जवान, शाबतुन खास इसके साथ स्पेसिफिकेशन के साथ भी है। और आप कई हदीसों में देखोगे कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो जब गवर्नर बने तो तब के बारे में कहा गया कि वो जवान। तो ये जवान जारिया ये आया है, तो हमें इस बात को देखना चाहिए। फिर साहिल ने एक हदीस दिखाई जिसमें बरीरा ने कहा कि हज़रत आयशा तो एक यंग गर्ल है। तो साहिल ने इस यंग गर्ल वर्ड को पकड़ के ये दिखाने की नाकाम कोशिश करी कि इसका मतलब था कि हर कोई हज़रत आयशा को बच्चा मानता था, जिसका पोस्टमार्टम भी ज़ैद पटेल साहब ने वहीं पर कर दिया और डिक्शनरी से और अदर हदीसों से ये प्रूव करी। वहाँ पर वर्ड यंग गर्ल यूज़ हुआ है और यंग गर्ल का मतलब प्री प्यूबसेंट नहीं होता बेवकूफ़ो। 20 साल का लड़का या लड़की भी यंग ही कहलाएंगे। और ज़ैद पटेल साहब ने हदीसों से और डिक्शनरी से भी ये प्रूव किया, जो अरेबिक वर्ड उस हदीस में यूज हुआ है तो उसका मतलब यंग होता है, ना कि कोई प्री प्यूबसेंट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा रुमान आयशा इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा ये रुखसती का मामला है। आप देखिए कि एक लड़की की विदाई है, रुखसती है, और उसको मालूम ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो कैसे आप कह सकते हो कि हजरत आयशा जो है वो मेंटली भी मैच्योर थी? देखिए, झूला झूल रही थी, इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। अब देखिए,
एक मैच्योर लड़की जिसकी शादी हो रही है या जिसकी रुखसती हो रही है, उसको बाकायदा पता होता है कि आज मेरा वलीमा है, आज मेरी शादी है, वो तैयारियां करती है, वो सब कुछ करती है, लेकिन हजरत आयशा को तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो हजरत आयशा जो है वो मैच्योर थी ही नहीं। देनी होगी, तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूं कि वाज़ेह दलील नहीं आई है। जो दलीलें दी मैं उसका जवाब भी बता रहा हूं। तो मैं जो हदीस बता चुका हूं यही हदीस इन्होंने बताया, लेकिन आप देखिए कि वो औरतें जमा थी। इस हदीस में 2 स्टेजेस है। एक स्टेज था जब माँ ने बुलाया तो उनको पता नहीं था किस चीज के लिए बुला रही हैं, और दूसरा स्टेज था जब वो औरतें वहां जमा थी, उन्हें मुबारकबादी दे रही थी। पहले औरतें क्यों जमा है, क्या कोई सोचेगा नहीं? मुबारकबादी दे रही हैं, वर्ड्स यहाँ पे मौजूद है, किस चीज के लिए, क्या कोई सोचेगा नहीं? आप खुद सोचो, यानी डोंट लॉक अप योर माइंड, यानी आप ओपन माइंड से सोचिए। और इसके अंदर आप देखिए कि मुबारकबादी करके वो फिर रेडी कर रही है उन्हें किस चीज के लिए। और आपको मैं हदीस बता चुका हूं, स्क्रीन पे आ चुकी है आपकी, जिसके अंदर आया था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का खाना, डाइट, ताकि वो थोड़ी मोटी हो, और वो बात हो रही थी और माँ को फिक्र थी, वो चीज सब वहां पे मौजूद है और डिटेल में दूसरी हदीसों में मौजूद है। तो क्या आपको इससे पता नहीं चल रहा है कि उनको पता था? अच्छा, आगे देखिए कि 2210 हदीस में कभी एक बार क्यों नहीं बोले कि मुझे फोर्स करके मेरी शादी कर दी गई। हाँ, तो ये देखिए वो हदीस आ गई जो मैंने बताया था। और एक और बात कि आगे जाकर सूरह 33 वर्स 28 पढ़िए, आगे जाकर भी सारी वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट को मौका दिया गया कि अगर तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। उस टाइम पे क्या कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने वालिद से इस चीज के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मशवरा क्यों करूं? कद इख्तरतुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह उसके रसूल को चुनती हूं, उनका चॉइस था। तो यानी यहाँ पे आगे जाके भी ये रिकन्फर्म हुआ। मतलब आपको अगर समझना है तो उसके लिए। तो क्या साहिल ने इस जवाब का जवाब दिया? नहीं।